नमस्कार सभी को। अभिव्यक्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जो अपन इस टाइम जो अपन ने क्लास शुरू कर रखी है वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश को लेके अपन चर्चाएं कर रहे हैं। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश के कुछ पार्ट्स अपन ने ऑनलाइन किए हैं, उसी भौतिक प्रदेश को अपन आगे चलाते जा रहे हैं एक एक पॉइंट करके। और ध्यान रखना, थोड़ा सा विस्तृत रूप में पढ़ रहे हैं अपन इन चीजों को, तो एक एक करके इनको अपन आराम से पढ़ रहे हैं। उन चीजों को आप अच्छे तरीके से एनालाइज करते जाएं और जो भी टॉपिक से संबंधित आपका प्रश्न हो तो आप उस प्रश्न को रखें, अपने प्रश्न को। ठीक है, इसी क्रम में ध्यान रखना, आपको याद आ रहा हो तो कल अपन ने जो इससे पहले जो वीडियो था अपना, उसमें अपन ने रेत के टीलों के प्रकार के बारे में चर्चाएं की थी। यदि आपको याद आ रहा हो तो बिल्कुल, रेत के टीलों के प्रकार में जैसे आपने देखा था अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य है, बरखान है, सीप है। इस तरीके से अपन ने अलग अलग रेत के टीलों के बारे में चर्चाएं की थी। और रेत के टीलों के बाद जो अपन ने चर्चाएं की थी वो अपन ने कुछ रेतीले मैदान से कुछ शब्दावलियां देखी थी। यदि आपको याद आ रहा हो तो रनिया टाट के बारे में चर्चाएं की थी, पलाया झील के बारे में अपन ने चर्चाएं की थी, नखलिस्तान के बारे में चर्चाएं की थी। तो इस तरह की चर्चाएं अपन ने की थी। उन्हीं शब्दों को यदि अपन आगे चले इसी क्रम में, तो पश्चिम रेतीले मैदान में जो कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को किस तरीके से कंपटीशन में रखा जाता है और किस तरीके से कंपटीशन में उन प्रश्नों को पूछा जाता है, उसी क्रम में अपन पढ़ रहे हैं। ये आपको याद रहे कि अपन एक नंबर पे पश्चिम का रेतीला मैदान पढ़ रहे हैं अपन, और उसका भी एक नंबर का शुष्क प्रदेश वाला पार्ट्स पढ़ रहे हैं अपन। उसी क्रम में यदि अपन आगे चलते हैं तो इसी क्रम में देखोगे तो आगे पश्चिम रेतीले मैदान में इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें तो एक क्षेत्र आता है और इस क्षेत्र का नाम है लाठी सीरीज क्षेत्र। इसी में यदि अपन आगे चलें तो इस क्षेत्र का नाम है लाठी सीरीज क्षेत्र। और कंपटीशन में ध्यान रखना, कई बार तो सिंपली प्रश्न पूछ लेता है, बिल्कुल इजी वे में प्रश्न पूछ लेता है कि लाठी सीरीज क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है। तो ये लाठी सीरीज क्षेत्र को लेके यदि अपन चर्चाएं करें तो ये ध्यान रखना राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। आप ये कह सकते हैं कि लाठी सीरीज वाला जो क्षेत्र है वो राजस्थान के किस जिले में है, वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। लेकिन कंपटीशन में ध्यान रखना भाई, थोड़ा सा डेप्थ में जाके भी इस प्रश्न को पूछता है कि जैसलमेर में तो है, लेकिन जैसलमेर में कौन से दो स्थानों के बीच है। तो इस प्रश्न को आप थोड़ा ध्यान से समझना, इस व्यक्ति को समझे आप। देखो, जैसलमेर में है और जैसलमेर में एक स्थान तो आपने सुना होगा, और जैसलमेर में कौन सा स्थान है, एक पोखरण। और पोखरण के बाद आपने सुना होगा जैसलमेर में एक स्थान है और इस स्थान का नाम है मोहनगढ़। अब आप समझें, इधर से अपन ने कौन सा लिया है, पोखरण, इधर से कौन सा स्थान है, मोहनगढ़। अब ध्यान रखना, इस पोखरण और मोहनगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है भाई, किस किस के बीच का क्षेत्र अपन ने लिया है, पोखरण से और मोहनगढ़। आप ये कह सकते हैं कि पोखरण से और मोहनगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है, लाठी सीरीज क्षेत्र। कौन से दो स्थान है, पोखरण और मोहनगढ़। ठीक है, और इसी के बीच में जो लाठी सीरीज क्षेत्र में फैली हुई है वो ध्यान रखना, यहां फैली हुई है भूगर्भिक जल पट्टी। जो इसके बीच में फैली हुई है वो भूगर्भिक जल पट्टी है। यानी ये कह सकते हो कि यहाँ जो जल है वो एक पट्टी के रूप में पाया जाता है, और इस पट्टी को नाम क्या दिया है, भूगर्भिक जल पट्टी। किस किस के बीच में है, पोखरण से और मोहनगढ़,
और इसी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? लाठी सीरीज क्षेत्र। अब समझें कि ये जो भूगर्भिक जल पट्टी है, ध्यान रखना इसकी यदि लंबाई को लेके बात करें तो इसकी लंबाई है टोटल 60 किलोमीटर, यानी पोखरण से लेकर और मोहनगढ़ के बीच में। और ध्यान रखना इसी भूगर्भिक जल पट्टी की यदि अपन चर्चाएं करें तो इसी भूगर्भिक जल पट्टी में घास पाई जाती है और उस घास का नाम है सेवण घास। कौन सी घास पाई जाती है भाई? सेवण घास। और इसी सेवण घास को काटने के बाद स्थानीय भाषा में इसे कहा जाता है लिलोण, यानी वैसे तो इसका सेवण घास नाम है, लेकिन जब इसको काट दिया जाता है, जब ये सूख जाती है तो इसको क्या कहा जाता है? लिलोण। लेकिन कंपटीशन में अपन से जो इसके प्रश्न पूछे हुए हैं वो ध्यान रखना इसके वैज्ञानिक नाम को लेके काफी बार प्रश्न पूछे हैं। और यदि इसके वैज्ञानिक नाम की अपन बात करें तो इसका नाम है लसीयूकस सीडिकुस। यदि इसके वैज्ञानिक नेम को लेके चर्चाएं करें तो लसीयूकस सीडिकुस, ये समझे आप। अब देखो भूगर्भिक जल पट्टी में जो घास पाई जाती है उसका नाम क्या है? सेवण घास। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? लिलोण। वैज्ञानिक नाम क्या है? लसीयूकस सीडिकुस के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी सेवण घास में जो पक्षी पाया जाता है उस पक्षी का नाम है गोडावन, यानी इसी सेवण घास में जो पक्षी पाया जाता है उसका नाम है गोडावन, जो अपने राजस्थान का राज्य पक्षी है। और गोडावन के यदि वैज्ञानिक नाम को लेके बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, यानी इसका जो वैज्ञानिक नाम है गोडावन का वो है क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। आप ये कह सकते हैं कि ये गोडावन पक्षी है, ये सबसे ज्यादा सेवण घास में पाया जाता है, जिस सेवण घास का वैज्ञानिक नाम लसीयूकस सीडिकुस है। और ये सेवण घास लाठी सीरीज वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसी क्रम में ध्यान रखना इसी लाठी सीरीज वाले क्षेत्र में एक नलकूप पाया जाता है और इस नलकूप का नाम है चांदन नलकूप। जो इस नलकूप का नाम है वो नाम क्या है भाई? चांदन नलकूप। अर्थात चांदन नलकूप भी देखोगे तो लाठी सीरीज क्षेत्र में ही स्थित है। और इस चांदन नलकूप को एक नाम दिया जाता है और इस चांदन नलकूप को कहते हैं थार का घड़ा। इसी चांदन नलकूप को थार के घड़े के नाम से जाना जाता है। कई बार कंपटीशन में सिंपल ही प्रश्न पूछ लेता है थार का घड़ा किसे कहा जाता है, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि चांदन नलकूप को थार का घड़ा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। जो बटाड़ू का कुआं है, प्रश्न रखा है आपने कि बटाड़ू का जो कुआं है उसको क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना बटाड़ू का कुआं है वो बाड़मेर में है, वो जैसलमेर में नहीं है। बिल्कुल, आप इसको देखें, देखो अलग से लिख देते हैं अपन यहाँ बटाड़ू का कुआं, लेकिन ये बटाड़ू का कुआं का विशेष ध्यान रखें, ये बटाड़ू का कुआं है बाड़मेर में। और इस बटाड़ू के कुएं को कहा जाता है रेगिस्तान का जल महल। इस बटाड़ू के कुएं को क्या कहा जाता है भाई? रेगिस्तान का जल महल। अब देखो दोनों में अंतर समझ लेने आप। थार का घड़ा किसे कहा जाता है? वो चांदन नलकूप को कहा जाता है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? वो बटाड़ू का कुआं, यानी बटाड़ू के कुएं को रेगिस्तान के जल महल के नाम से जाना जाता है, जबकि चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है। बिल्कुल, आप इसे ध्यान रखें। ये जो चीजें हैं आप एक बार समझने की कोशिश करें, आप इसको देखें। जो अपन ले रहे हैं पश्चिम रेतीले मैदान में जो शुष्क प्रदेश वाला भाग चल रहा है, उसमें जो अपन ने पढ़ने की कोशिश की है वो ध्यान रखना क्या पढ़ा है अपन ने? लाठी सीरीज क्षेत्र जो कहाँ है? जैसलमेर में।
किस किस के बीच में है? पोखरण से और मोहनगढ़ के बीच में है। क्या पाई जाती है यहाँ? भूगर्भिक जल पट्टी है। कितनी लंबाई है? वो 60 किलोमीटर है। कौन सी घास पाई जाती है? सेवन घास। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? लिलोन। इस सेवन घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? लसीयुकस सिडिकुस। और इसी सेवन घास में जो पक्षी निवास करता है अपने राजस्थान का राज्य पक्षी है जिसका नाम क्या है? गोडाउन। और इसी गोडाउन पक्षी का वैज्ञानिक नाम है ट्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना इसी क्षेत्र में जो नलकूप है उसका नाम क्या है? चांदन नलकूप है, जिसे क्या कहा जाता है? थार का घड़ा कहा जाता है। ठीक है। उसी क्रम में देखोगे तो एक कुआं है जो बाड़मेर में है। उस कुएं का नाम क्या है? बटाड़ू का कुआं। इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। बिल्कुल आप देख लें एक बार इसको अच्छे से, फिर आगे चलते हैं अपन। बिल्कुल एक बार आप इसको स्पष्ट रूप से देख लें, फिर उसके आगे चलते हैं। क्योंकि कंपटीशन में कहीं ना कहीं यहां से कोई ना कोई लाइन देके अपन से प्रश्न पूछता है, तो आप प्रत्येक चीज को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें। अपन बिल्कुल कंपटीशन के व्यू पॉइंट पे चल रहे हैं अपन कि भाई कंपटीशन में किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो अपन कोई लंबी चौड़ी रामायण लेके नहीं चल रहे हैं ऑनलाइन क्लासों में। ऑनलाइन क्लासों में केवल एग्जाम व्यू के हिसाब से देख रहे हैं अपने एग्जाम में आज तक किस तरीके से प्रश्न आए हैं और आगे किस तरीके से प्रश्नों की आने की संभावनाएं हैं, उसी पर आधारित अपन ऑनलाइन क्लासें चला रहे हैं। बिल्कुल भाई ज्यादा कोई विस्तृत रूप से नहीं, तो मेन चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से देखें। समझ लिया? कंप्लीट है? ठीक है। बिल्कुल आगे चलते हैं। एक बार फिर दोबारा से देखें आप, जो अपन ने पढ़ा है वो लाठी सीरी क्षेत्र जो जैसलमेर में है, पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में है, जिसकी लंबाई देखोगे तो 60 किलोमीटर है। जो घास पाई जाती है वो सेवन घास है, जिसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो लसीयुकस सिडिकुस है। जो नलकूप है वो चांदन नलकूप है, जबकि बाड़मेर में जो कुआं है वो बटाड़ू का कुआं है। और बाड़मेर में स्थित बटाड़ू के कुएं को रेगिस्तान के जल महल के नाम से जाना जाता है। तो ये तो अपनी चर्चाएं थी लाठी सीरीज क्षेत्र को लेके। बिल्कुल इसी के बाद जो प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन में बार बार, यहीं से ध्यान रखना एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, और ये प्रश्न है आकल उड़े फॉसिल्स पार्क। ये प्रश्न भी काफी बार कंपटीशन में आया है। और ये भी ध्यान रखना छोटे एग्जाम व्यू से देखें तो ये सिंपल ही पूछ लेता है कि आकलउड फॉसिल्स पार्क किस जिले में है। तो ये आकलउड फॉसिल्स पार्क की यदि अपन बात करें तो ये ध्यान रखना राजस्थान के किस जिले में है? ये भी राजस्थान के जैसलमेर जिले में है आकलउड फॉसिल्स पार्क। इसको यदि अपन देखें कि भाई इसका अर्थ क्या है, तो एक बार आप इन सभी का अर्थ समझें तो आपको क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा ये क्या है। आकल तो ध्यान रखना यहाँ स्थित एक गांव का नाम है, यानी जैसलमेर में स्थित एक गांव है जिसका नाम क्या है? आकल। बिल्कुल उड, और उड का अर्थ होता है लकड़ी। उड का अर्थ क्या होता है भाई? लकड़ी। इसी क्रम में ध्यान रखना फॉसिल्स का अर्थ होता है जीवाश्म। फॉसिल्स का अर्थ होता है जीवाश्म। और पारक का जो अर्थ होता है वो होता है संरक्षण। अब देखो भाई यहां से आपने जो शब्द देखा है वो आकलउड फॉसिल्स पार्क है जो जैसलमेर में है। आकल एक गांव का नाम है, उड है जो लकड़ी होती है, फॉसिल्स जो जीवाश्म है, और पारक का अर्थ होता है संरक्षण। अब देखो इसी क्रम में भाई नाम से प्रतीत हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं भाई? जीवाश्म। क्या पाए जाते हैं भाई यहाँ? अर्थात इस क्षेत्र में, इस यहाँ जैसलमेर के पार्क में
जीवाश्मों को सुरक्षित रखा गया है। तो किसके अंश पाए गए यहाँ? जीवाश्म। और जीवाश्मों में भी यदि अपने यहाँ देखें तो अपने यहाँ जो अवशेष पाए गए हैं वो विशेष रूप से ध्यान रखें किसके अवशेष पाए गए भाई? डायनासोर के अवशेष पाए गए हैं। यानी अवशेषों को लेके बात करें यदि अपने यहाँ तो किसके अवशेष पाए गए हैं भाई? डायनासोर के। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना। देखो डायनासोर के संदर्भ में दो बातें आती हैं। एक तो आता है डायनासोर की उत्पत्ति, कि भाई डायनासोर की उत्पत्ति कब हुई थी। तो ध्यान रखना डायनासोर की यदि उत्पत्ति को लेके बात करें तो डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी जूरासिक कल्प में। यानी डायनासोर की उत्पत्ति कब हुई? जूरासिक कल्प में। भाई आपने नाम भी सुना होगा, कहीं ना कहीं देखा भी होगा या सुना भी होगा। इस डायनासोर पे फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम जूरासिक पार्क है। उसी जूरासिक पार्क से ही नाम इसका पड़ा है। यानी कौन से क्लब की बात है ये? जूरासिक कल्प। जूरासिक कल्प वो था जब डायनासोर की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। लेकिन एक समय वो आया जब डायनासोर इस पृथ्वी से क्या हो गया? विलुप्त हो गया। और जब डायनासोर की यदि विलुप्त की अपन बात करें तो डायनासोर की यदि विलुप्त की बात करें तो विलुप्त में ध्यान रखना क्रिटेशियस कल्प। यदि विलुप्त की बात करें तो इसका विलुप्त कब हुआ था? वही डायनासोर विलुप्त हुआ था क्रिटेशियस कल्प में। क्रिटेशियस कल्प में ये विलुप्त क्यों हुआ? भाई क्रिटेशियस कल्प में ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण ये विलुप्त हुआ? तो ध्यान रखना क्रिटेशियस कल्प में उद्गार हुआ था ज्वालामुखी का। आप ये कह सकते हो कि ज्वालामुखी का जो उद्गार हुआ है वो ध्यान रखना कौन से कल्प में हुआ है? ज्वालामुखी के यदि उद्गार की लेके बात करें तो क्रिटेशियस कल्प में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और उसी के साथ डायनासोर क्या हुआ भाई? विलुप्त हुआ। दोनों प्रश्नों को अच्छे से ध्यान रखना। डायनासोर की उत्पत्ति को लेके बात करें तो जूरासिक कल्प है और डायनासोर के विलुप्त की बात करें तो क्रिटेशियस कल्प है। जब देखोगे ज्वालामुखी का क्या हुआ था? उद्गार हुआ था। यदि अपने राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करें तो जो डायनासोर के अवशेष पाए गए हैं भाई ये प्रश्न को लेके कई बार चर्चाएं होती हैं और कंपटीशन में काफी बार ये प्रश्न पूछा हुआ भी है कि भाई डायनासोर के अवशेष अपने यहाँ पाए तो गए हैं, अब कहां-कहां डायनासोर के अवशेष अपने यहाँ पाए गए हैं? तो एक नंबर पे ध्यान रखना डायनासोर के अवशेष अपने राजस्थान में एक तो पाए गए थैयत गांव में, और ध्यान रखना ये थैयत गांव पड़ता है जैसलमेर में। जो थैयत गांव पड़ता है राजस्थान के वो जैसलमेर जिले में है। इसी क्रम में सेकंड नंबर पे जो इसके अवशेष पाए गए हैं वो ध्यान रखना रावत भाटा में पाए गए हैं, और रावत भाटा देखोगे तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। आप ये कह सकते हैं थैयत गांव है, रावत भाटा है, और इसी क्रम में देखोगे तो हाल ही में इसके अवशेष पाए गए हैं, और हाल ही में जहां इसके अवशेष पाए गए हैं वो फतेहगढ़ है, और फतेहगढ़ देखोगे तो राजस्थान के ये पड़ता है बाड़मेर जिले में। यानी फतेहगढ़ की बात करें तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में। इन तीनों गांवों में देखोगे तो जो नवीनतम है इनमें से वो ध्यान रखना फतेहगढ़ है, जहां हाल ही में इसके अवशेष पाए गए हैं। अब देखें आप इसको समझे अच्छे से। अपन ने जो बात की है वो किसकी की है भाई? आकल उड फॉसिल से पार्ट। बिल्कुल आप एक बार ध्यान से देख लें इसको। हाँ, आराम से देखें आप, बिल्कुल ध्यान से देखें, और जो मैंने बताया है उसको समझने की कोशिश करें आप एक बार। बिल्कुल दोबारा बताएंगे, एक बार आप अच्छे से देख लें। बिल्कुल बता रहा हूं दोबारा, आप एक बार अच्छे से देखें। जब अपन साफ करेंगे बोर्ड को तो दोबारा मैं आपको समझाता चलूंगा इन चीजों को। भाई कोशिश करें कि ऑनलाइन में जितना पढ़ाया जाए उतना आप उसी टाइम आपको याद हो जाए, ये आप कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है।
अब देखो चलते हैं इसी के आगे, कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, बिल्कुल जितना मैं बोल रहा हूं आप उसी पे ध्यान दें। जो अपन ने पढ़ना शुरू किया है, आकल और फॉसिल्स पार्क कहाँ है, वो जैसलमेर में जिले में है। आकल एक गांव है, देखोगे तो उड लकड़ी होती है, फॉसिल्स जीवाश्म है और पार्क होता है संरक्षण। अपने यहाँ जो जीवाश्म पाए गए वो किसके पाए गए हैं, डायनासोर के। डायनासोर की उत्पत्ति कब हुई, वो जुरासिक कल्प में हुई, ठीक है। उसके बाद डायनासोर विलुप्त कब हुआ, डायनासोर जो विलुप्त हुआ है वो क्रिटेशियस कल्प में। क्रिटेशियस कल्प में क्या हुआ, ज्वालामुखी का उद्गार, बिल्कुल क्रिटेशियस कल्प में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। अपने राजस्थान में डायनासोर के अवशेष कहां-कहां पाए गए हैं, एक नंबर पे थैयत गांव जो जैसलमेर में है, 2 नंबर पे रावत भाटा जो चित्तौड़गढ़ में है, 3 नंबर पे फतेहगढ़ जो देखोगे तो बाड़मेर में है, और फतेहगढ़ जो बाड़मेर में है ये नवीनतम है, बिल्कुल। इसी क्रम में यदि अपन आगे चले तो ध्यान रखना 2 पॉइंट आपने पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे कहीं ना कहीं आपने। देखो ये 2 पॉइंट है, इसके प्रश्न भी बार बार आए हैं, समझना इन दोनों पॉइंटों को। 1 नंबर का जो अपन पॉइंट ले रहे हैं वो है बाप बोल्डर, और इसी क्रम में जो 2 नंबर का अपन पॉइंट ले रहे हैं वो है भादुरा बालू काशम, भादुरा बालू काशम। ये 2 पॉइंट अपने सामने हैं, और इन दोनों पॉइंटों को लेके काफी बार डिस्कस होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपके सामने बाप बोल्डर है और एक आपके सामने भादुरा बालू काशम है। पहले तो समझें, ये बाप बोल्डर की यदि बात करें तो बाप बोल्डर कहाँ है भाई, जोधपुर में, और भादुरा बालू काशम की यदि बात करें तो ये भी कहाँ है भाई, जोधपुर में। यदि बाप बोल्डर को लेके सिंपल प्रश्न पूछता है तो राइट ऑप्शन जोधपुर होगा। भादुरा बालू काशम को लेके प्रश्न पूछता है तो भी क्या होगा भाई, जोधपुर। लेकिन ध्यान रखना, ये बाप बोल्डर और ये भादुरा बालू काशम जो दोनों का संबंध है वो ध्यान रखना। आपने कल्प सुना होगा, जब अपन राजस्थान की भूगर्भिक संरचना पढ़ेंगे तो अपने सामने कुछ कल्प आएंगे, कुछ कल्प है, कुछ महाकल्प है, इस तरीके के अपने सामने आएंगे। लेकिन यहां से आप केवल पॉइंटों को देखें। जब राजस्थान की भूगर्भिक संरचना पढ़ेंगे, बिल्कुल भौतिक प्रदेश खत्म होते ही अपन भूगर्भिक संरचना पढ़ेंगे, तो ये जो कुछ शब्द आ रहे हैं ये आपके क्लियर हो जाएंगे। देखें, यहां देखोगे तो एक कल्प की बात थी, परमो कार्बोनिफेरिस, परमो कार्बोनिफेरिस कल्प। ध्यान रखें, थोड़ा सा समझें। बाप बोल्डर और भादुरा बालू काशम दोनों का ध्यान रखना संबंध किससे है, परमो कार्बोनिफेरिस कल्प। दोनों की बात करें तो दोनों के दोनों कहां हैं, जोधपुर में। अब ये बाप बोल्डर, ये भादुरा बालू काशम है क्या, ये ध्यान रखना परमो कार्बोनिफेरिस कल्प की बात है। ये जो बाप बोल्डर है ये ध्यान रखना हिमानी निर्मित चट्टाने हैं, हिमानी निर्मित चट्टाने। ये जो बाप बोल्डर है हिमानी निर्मित चट्टाने हैं, हिमानी निर्मित चट्टाने। ये ध्यान रखना बाप बोल्डर क्या है, हिमानी निर्मित चट्टाने, परमो कार्बोनिफेरिस कल्प की चट्टाने जो जोधपुर जिले में पाई जाती हैं। किस नाम से जानी जाती हैं, बाप बोल्डर। यदि भादुरा बालू काशम को लेकर अपन चर्चाएं करें तो भादुरा बालू काशम में वो चट्टाने हैं जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। बिल्कुल इन दोनों को देखो और थोड़ा अच्छे से अंतर समझो, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ें आप, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ें। 1 नंबर का अपन ने क्या शब्द लिया है, बाप बोल्डर। कहां है बाप बोल्डर, जोधपुर में। कौन से क्लब का है, परमो कार्बोनिफेरिस क्लब का है। क्या है, हिमानी निर्मित चट्टाने हैं
जिन्हें बाघ बोल्डर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें तो क्या है, भादुरा बालुकाश्म, ये कौन से जिले में है, ये भी जोधपुर में है। कौन से क्लब का है, ये भी परमो कार्बोनिफेरस क्लब का है। लेकिन ये ध्यान रखना, भादुरा बालुकाश्म वो है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, और बाघ बोल्डर वो है जो हिमानी निर्मित चट्टानें हैं जो यहाँ अवशेष के रूप में पाई गई है। बिल्कुल, आप समझे, एक बार देख लें इसको अच्छे से, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। एक बार समझ लें, देख लें आप इसको अच्छे से। बिल्कुल समझ लें आप। ठीक, आगे चलते हैं। देखो, फिर मेरे साथ साथ एक बार समझें, कौन से दो शब्द लिए अपन ने, एक बाघ बोल्डर और एक भादुरा बालुकाश्म। दोनों के दोनों ही कहां हैं, जोधपुर में। और इन दोनों का यदि संबंध देखें तो दोनों का संबंध किससे है भाई, परमो कार्बोनिफेरस से। कल्प से देखोगे तो इन दोनों का संबंध है। कर सकते हो यहां तक भी आराम से। ठीक है, इसके बाद यदि अपन थोड़ा सा आगे चलें तो ध्यान रखना, इसी पश्चिम रेतीले मैदान में एक संस्था काम करती है, बार बार आपने नाम भी सुना होगा, काजरी। बिल्कुल, कौन सी संस्था है भाई, काजरी। ठीक है, समझे इसको। यहां यदि आप देखते हैं तो इसी पश्चिम रेतीले मैदान में एक संस्था काम करती है, काजरी। आप इसको कह सकते हैं काजरी। बिल्कुल, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर सुन ले आप एक बार, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, अर्थात आप ये कह सकते हैं केंद्रीय शुष्क एवं अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय शुष्क एवं अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अब देखें, इस काजरी को लेके जो अपन से कंपटीशन में प्रश्न पूछे हुए हैं, भाई काजरी को लेके क्या क्या प्रश्न पूछे हुए हैं, तो 3-4 मैं शब्द लिख रहा हूं आपके सामने, आप कोशिश करें खुद ही। पहले तो मैंने शब्द लिखा है स्थापना, दूसरा जो शब्द लिखा है मैंने वो लिखा है इसका मुख्यालय, और इसी क्रम में मैंने तीसरा शब्द लिखा है सहयोग, और इसी क्रम में मैंने इसका चौथा पॉइंट जो लिया है वो लिया है इसके कार्य क्या है, और 5वां पॉइंट अपन ने इसी में लिया है इसके कार्य क्षेत्र, कि इसके कार्य क्षेत्र कहां कहां है। तो इनको आप एक बार बिल्कुल कोशिश करें आप आंसर देने की। स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहां है, किस देश के सहयोग से स्थापना की गई, इसके मुख्य कार्य क्या हैं, और इसके कार्य क्षेत्र कहां कहां हैं, यानी कि अपने भारत में और ये कहां कहां कार्य करती है, उसको आप देखें। बिल्कुल अपने आंसर रखें, आप देखें। बिल्कुल 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 सही है। देखें, जो इसकी स्थापना हुई है काजरी की, वो ध्यान रखना कब हुई है, 1959 में काजरी की स्थापना हुई, और काजरी का जो मुख्यालय है उसको आप विशेष ध्यान रखें, काजरी का मुख्यालय कहां है, ये जोधपुर में है। और काजरी की जब स्थापना हुई तो किस देश के सहयोग से हुई, तो ध्यान रखना काजरी की स्थापना हुई थी किस देश के से हुई, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के सहयोग से काजरी की स्थापना की गई। और कार्य क्षेत्र की यदि अपन बात करें काजरी के, तो पहला तो इसका जो कार्य है वो ध्यान रखना वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। पहला जो इसका कार्य है वो वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है, और इसी क्रम में जो इसका दूसरा कार्य है वो ध्यान रखना मरुस्थल प्रसार को कम करना है। मरुस्थल प्रसार को कम करना, आप ये भी कह सकते हैं कि मरुस्थल प्रसार को रोकना, या तो मरुस्थल प्रसार को कम करना या मरुस्थल प्रसार को रोकना।
भाई इसका मुख्य कार्य देखोगे तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है और मरुस्थल प्रसार को कम करना है। ध्यान रखना ये जो मरुस्थल प्रसार है इसको रेगिस्तान के मार्च के नाम से भी जाना जाता है। यानी मरुस्थल प्रसार की अपन बात करें तो इस मरुस्थल प्रसार को क्या कहा जाता है भाई? रेगिस्तान का मार्च। इस मरुस्थल प्रसार को रेगिस्तान के मार्च के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि इसके कार्य क्षेत्र की बात करें, कार्य क्षेत्र का अर्थ समझे आप? एज ए ब्रांच के रूप में, बिल्कुल एज ए ब्रांच के रूप में, इसकी ब्रांच कहां कहां है उसके रूप में जो इसका कार्य है। तो एक नंबर पे यदि अपन बात करें, भाई एक चीज को समझना अच्छे से, इसका मुख्यालय तो जोधपुर में है, यानी कि मुख्य रूप से तो इसका कार्य जोधपुर में है, लेकिन उसके अलावा कुछ इसके कार्य क्षेत्र हैं। और कार्य क्षेत्र की बात करोगे तो एक तो इसका कार्य क्षेत्र है अपने राजस्थान के बीकानेर जिले में, दूसरा जो इसका कार्य क्षेत्र है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में है, और इसी क्रम में इसका जो तीसरा कार्य क्षेत्र है वो राजस्थान के पाली जिले में है। यानी कि ये जो तीन कार्य क्षेत्र हैं, ये तीन कार्य क्षेत्र तो हैं राजस्थान में। भाई जो तीन कार्य क्षेत्र हैं वो राजस्थान में है, और इसी क्रम में जो इसका चौथा कार्य क्षेत्र है वो ध्यान रखना, चौथा कार्य क्षेत्र इसका भुज। और भुज देखोगे तो कहां पड़ता है भाई? गुजरात में। यदि भुज की बात करें तो ये गुजरात में है, और इसी क्रम में जो इसका पांचवा जो कार्य क्षेत्र है वो ध्यान रखना, इसका कार्य क्षेत्र है लद्दाख में। आप ये कह सकते हो इसका पांचवा जो कार्य क्षेत्र है वो लेह लद्दाख में है। अब समझें, इसके जो कार्य क्षेत्र जोधपुर मुख्यालय के अलावा जो कार्य क्षेत्र हैं वो तीन तो राजस्थान में हैं। राजस्थान में कौन कौन से हैं? बीकानेर, जैसलमेर और पाली। इसके अलावा देखोगे तो एक गुजरात में है, और गुजरात में जो इसका कार्य क्षेत्र है वो भुज है, और एक इसका कार्य क्षेत्र देखोगे तो लेह लद्दाख में। यानी जोधपुर के अलावा जो इसके कार्य क्षेत्र है वो 5 हैं। ये जोधपुर के अलावा है ये इसके कार्य क्षेत्र। और ये जो लाइन अपन ने लिखी है रेगिस्तान का मार्च, ये ध्यान रखना, मरुस्थल प्रसार को रेगिस्तान के मार्च के बाद वही मरुस्थल प्रसार को रेगिस्तान का मार्च कहा जाता है। ये लाइन अपन ने अलग से लिखी है यहाँ, बिल्कुल आप समझे एक बार इसको अच्छे से, बिल्कुल आप इसको अच्छे से समझ ले एक बार, उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, अच्छे से समझे आप। ठीक है, दोबारा देखें, मेरे साथ साथ देखें एक बार। कौन सी संस्था पढ़ रहे हैं अपन? काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्थापना की बात करोगे तो 1959। मुख्यालय कहां है? जोधपुर। किस देश के सहयोग से स्थापना की गई? ऑस्ट्रेलिया। इसका मुख्य जो कार्य है वो क्या है? वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और मरुस्थल प्रसार को कम करना। इसके जो कार्य क्षेत्र हैं बीकानेर, जैसलमेर और पाली ये राजस्थान में है, भुज गुजरात में है, और एक इसका कार्य क्षेत्र लेह लद्दाख में है। इसके यदि अपन आगे चलते हैं तो ध्यान रखना, काजरी की तरह एक संस्था यहाँ और भी काम करती है, और इस संस्था का नाम है आफरी। भाई काजरी के साथ एक सहयोगी संस्था है, और उस संस्था का नाम क्या है भाई? आफरी। यहाँ जो एक संस्था काम करती है और इस संस्था का नाम है आफरी, अर्थात एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कह सकते हैं आप। इसमें ध्यान रखना, कोई ज्यादा विशेषताएं नहीं है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। एक तो इसकी आप स्थापना ध्यान रखें, और एक आप इसका मुख्यालय ध्यान रखें। स्थापना की यदि बात करोगे तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। यानी आफरी की स्थापना कब हुई? 1985 में। और आफरी का जो मुख्यालय है ये भी आप ध्यान रखें, आफरी का मुख्यालय भी कहाँ है भाई? ये भी जोधपुर में है।
और इसके नाम से प्रतीत हो ही रहा है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अर्थात इसका मुख्य कार्य क्या है भाई, वन रोपण। अर्थात आप ये कह सकते हो कि इस संस्था का मुख्य कार्य पश्चिम रेतीले मैदान में वनों का विकास करना है, अर्थात वृक्षारोपण को सबसे ज्यादा जो बढ़ावा देने का कार्य है वो कौन सी संस्था का है, वो आफरी संस्था का है, वो आफरी संस्था का है। और इसी के साथ यहाँ एक संस्था और भी है, जाफरी। देखो याद करना बड़ा ही सिंपल है, ये काजरी है, ये आफरी है और ये जाफरी है। और जाफरी के यदि मुख्यालय को लेके बात करें तो ध्यान रखना, जाफरी का मुख्यालय भी देखोगे तो जोधपुर में ही है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो संस्था है वो एक काजरी है और एक मुख्य रूप से जो संस्था है वो आफरी है। बिल्कुल हाँ, देखना चाहिए, देख ले आप अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से आप समझ लें, अच्छे से देख लें। और इनसे संबंधित यदि कोई आपका प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न रखें। देखो समझने के साथ साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो रखें आप। बाकी टॉपिक के अकॉर्डिंग अपन प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। बिल्कुल जैसे ही भौतिक प्रदेश का टॉपिक पूरा हो जाएगा तो अपन प्रश्नों पे चर्चाएं करेंगे, प्रत्येक टॉपिक के बाद प्रश्नों की चर्चाएं करेंगे। बिल्कुल हाँ, जितने भी टॉपिक में प्रश्न बनते हैं अपन चर्चाएं करेंगे। ठीक है, अब समझे आप, दोबारा से फिर एक बार मेरे साथ देख लें आप। अपन ने जो संस्था पढ़ी है वो काजरी, स्थापना 1959, मुख्यालय इसका जोधपुर में है, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से स्थापना की गई। वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, मरुस्थल प्रसार को कम करना इसका मुख्य कार्य है। कार्य क्षेत्र में देखोगे तो अपने राजस्थान में 3 है, बीकानेर, जैसलमेर और पाली। एक गुजरात में है, भुज, और एक देखोगे तो लेह लद्दाख में है। उसके बाद जो आफरी है उसकी स्थापना 1985 में हुई और आफरी का मुख्यालय भी जोधपुर में है। और उसी के साथ देखोगे तो एक संस्था काम और करती है, जाफरी, और जाफरी का मुख्यालय भी देखोगे तो जोधपुर में है। इसी क्रम में यदि अपन आगे चले तो ध्यान रखना, अब तक का जो अपन पार्ट्स पढ़ रहे थे वो राजस्थान में शुष्क प्रदेश को लेकर चर्चाएं कर रहे थे। हाँ, यदि आपको याद आ रहा हो तो पश्चिम रेतीले मैदान को अपन ने 2 भागों में बांटा है, एक शुष्क और एक अर्ध शुष्क। बिल्कुल, अब सेकंड नंबर पे जो अपना पार्ट शुरू होता है, यानी इसी क्रम में यदि 2 नंबर पे अपना जो पार्ट शुरू होता है वो शुरू होता है अर्ध शुष्क। यानी अब तक जो अपन पढ़ रहे थे पार्ट्स, वो पार्ट्स अपना था कौन सा भाई, शुष्क। और अब जो अपन पार्ट्स पढ़ रहे हैं वो पार्ट्स है अपना अर्ध शुष्क। और अर्ध शुष्क को यदि आपने लेके चर्चाएं की हैं, आपको याद भी आ रहा होगा, इस अर्ध शुष्क को अपन ने 4 भागों में बांटा है। यदि आपको याद आ रहा हो तो 1 नंबर पे तो ये इसका लिया था अपन ने घग्गर का मैदान, 1 नंबर पे घग्गर का मैदान लिया था, आपको याद आ रहा हो। इसी क्रम में आपने 2 नंबर पे जो लिया था अपन ने वो इसी का भाग लिया था शेखावटी प्रदेश। और इसी क्रम में जो 3 नंबर पे अपन ने लिखा था वो 3 नंबर पे आपको याद आ रहा होगा नागौरी उच्च भूमि। इसी क्रम में 3 नंबर पे नागौरी उच्च भूमि आती है। तो इसी क्रम में आपको याद आ रहा हो तो 4 नंबर पे अपन ने लिखा था लूनी बेसिन। ये वो 4 भाग हैं जो अर्ध शुष्क प्रदेश में आते हैं। एक प्रश्न मैंने आपको बताया था उस टाइम डायग्राम में कि शुष्क और अर्ध शुष्क को जो बांटने वाली रेखा है उसका नाम क्या है। बिल्कुल हाँ, बताएं आप, कोशिश करें। शुष्क और अर्ध शुष्क को बांटने वाली रेखा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। बिल्कुल,
शुष्क और अर्धशुष्क को बांटती है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जबकि राजस्थान को लगभग दो भागों में बांटती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अर्धशुष्क की यदि बात करें तो इसके कितने भाग हैं? 4। वो 4 कौन कौन से हैं? घग्गर का मैदान है, शेखावटी प्रदेश है, नागौनी उच्च भूमि है और लूनी बेसिन है। और इसको भी यदि अपन एक एक करके पढ़े तो 1 नंबर पे जो इसका पार्ट है वो कौन सा आता है? घग्गर का मैदान। बिल्कुल समझे आप। 1 नंबर पे जो इसका पार्ट है ये अपन अब ध्यान रखना, अर्धशुष्क पढ़ रहे हैं और अर्धशुष्क में अपन जो 1 नंबर का पढ़ रहे हैं उसको आप देख लें। 1 नंबर का अपन पढ़ रहे हैं घग्गर का मैदान। बिल्कुल आप अच्छे से समझें। और घग्गर के मैदान की बात करोगे तो इसका संबंध राजस्थान के 2 जिलों से है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। 2 जिलों से है, हनुमानगढ़ और गंगानगर, या फिर आप ये कह सकते हैं हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। बात किसकी कर रहे हैं? घग्गर के मैदान की, अर्थात वह क्षेत्र जहां से घग्गर नदी बहती है वो क्षेत्र कहलाता है घग्गर का मैदान। जो पिछली बार रीट हुआ था इसमें ध्यान रखना, ये सिंपल सा प्रश्न आया था, घग्गर के मैदान का संबंध है, तो राइट ऑप्शन होगा हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। फिर भी आप इसको एक बार अच्छे से समझ लें, पूरा विस्तृत रूप से समझ लें। देखें यहां देखोगे तो अपने भारत के संदर्भ में यदि अपन चर्चाएं करें तो यहां देखें राज्य, अपने भारत का एक राज्य हिमाचल प्रदेश, और ये नदी की बात करें घग्गर की तो ये इस तरह से आप देखें इसको, ये इस तरह से है। आप इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करें, ये घग्गर नदी को आप समझने की कोशिश करें। हिमाचल प्रदेश में जो इसका उद्गम होता है वो ध्यान रखना, इसका उद्गम होता है शिवालिक पर्वतमाला। घग्गर नदी का जो उद्गम होता है वो शिवालिक पर्वतमाला से होता है, और शिवालिक पर्वतमाला में देखोगे तो यही एक पहाड़ी पड़ती है और इस पहाड़ी का नाम है कालकाकी पहाड़ी। कालकाकी पहाड़ी। अब समझे आप, घग्गर नदी का जो उद्गम होता है वो शिवालिक पर्वतमाला की कालकाकी पहाड़ी से होता है। और अपने राजस्थान के संदर्भ में बात करें, यानी यहां से अपन राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जो यहां से अपन बात कर रहे हैं वो ध्यान रखना किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? राजस्थान के संदर्भ में। और अपने राजस्थान में ये नदी प्रवेश करती है, और अपने राजस्थान में ये नदी प्रवेश करती है हनुमानगढ़ जिले में, यानी हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है ये नदी। और हनुमानगढ़ जिले में भी ध्यान रखना ये प्रवेश करती है कौन से स्थान पर भाई? टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करती है। और यही हनुमानगढ़ में एक स्थान पड़ता है भटनेर, यानी टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश किया और भटनेर नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। इसके बीच में ये टोटल बहती है 19 किलोमीटर, यानी कि हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करके और भटनेर नामक स्थान पर ये नदी विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इसी यदि हनुमानगढ़ जिले की अपन बात करें तो इसी नदी के किनारे एक सभ्यता है और उस सभ्यता का नाम है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता का जो विकास हुआ है वो घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में हुआ है। और इस कालीबंगा सभ्यता की यदि खोज की बात कर तो इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। इसकी जो खोज है वो 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। और यहीं देखोगे तो इसी घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में एक दुर्ग है और उस दुर्ग का नाम है भटनेर का दुर्ग। जो भटनेर का दुर्ग है वो भी ध्यान रखना हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल। उसके बाद ध्यान रखना हनुमानगढ़ के बाद यदि अपन बात करें तो यहाँ अपने राजस्थान का जिला आता है श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर में यदि देखोगे
तो इस नदी का जो विस्तार है वो सूरतगढ़ तक है। ये ध्यान रखना, सूरतगढ़ तक इस नदी का क्या है भाई, विस्तार। अगर कंपटीशन में प्रश्न ये पूछता है कि राजस्थान में घग्गर नदी का विस्तार कहां तक है, तो राजस्थान में घग्गर नदी का जो विस्तार है वो ध्यान रखें आप, श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ तक घग्गर नदी का विस्तार है। उसके बाद जब इस नदी में बाढ़ आती है तो इस नदी का पानी पहुंच जाता है, आप ध्यान रखें, पाकिस्तान तक। और पाकिस्तान में जहां पहुंचता है उस स्थान का नाम है फोर्ट अब्बास, यानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक भी इसका पानी पहुंच जाता है। लेकिन किस स्थिति में पहुंचता है, जब इस नदी में बाढ़ आती है तो इसका पानी यहां तक पहुंच जाता है। और पाकिस्तान में देखोगे तो इस नदी के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है हकरा। इस नदी के बहाव क्षेत्र को पाकिस्तान में क्या कहते हैं, हकरा। तो सिंपल सा ध्यान रखना, हकरा क्या है, घग्गर नदी का पाकिस्तान में जो बहाव क्षेत्र है वो हकरा के नाम से जाना जाता है। जबकि अपने राजस्थान में यदि अपन बात करें तो अपने राजस्थान में इसके बहाव क्षेत्र को पाट या नाली के नाम से जाना जाता है। अपने राजस्थान में जो इसका बहाव क्षेत्र है वो पाट या नाली के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना, एक नंबर पे यदि अपन पढ़ रहे हैं इसमें तो कौन सा लेके पढ़ा है, अपन ने घग्गर का मैदान। हालांकि घग्गर नदी की चर्चाएं नहीं कर रहे हैं अपन घग्गर के मैदान की बात कर रहे हैं। जब नदियों वाला टॉपिक अपन पढ़ेंगे तो ध्यान रखना, घग्गर नदी को अपन एक विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। यहाँ केवल घग्गर के मैदान अर्थात भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चाएं हैं, यहाँ घग्गर नदी को लेके अपन चर्चाएं नहीं कर रहे हैं। तो आप एक भौतिक प्रदेश के अकॉर्डिंग देखें, आप इसको बिल्कुल आप समझें, आराम से इसको क्लियर कर लें एक बार अच्छे से, फिर उसके बाद आगे चलते हैं अपन। समझ लें आप एक एक चीज को, आराम से समझ लें, बिल्कुल आराम से समझें आप। ठीक है, चलते हैं अब इसी से आगे। क्या पढ़ रहे थे एक नंबर पे, घग्गर का मैदान। और घग्गर के मैदान की यदि बात करें तो कौन से दो जिले आते हैं, हनुमानगढ़ और गंगानगर। इसी क्रम में देखो तो घग्गर नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पर्वतमाला कालका की पहाड़ी। राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है, हनुमानगढ़। कौन से स्थान पर प्रवेश करती है, टिब्बी। विलुप्त कहां होती है, भटनेर में। कितनी बहने के बाद, 19 किलोमीटर। अपने राजस्थान में हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता और भटनेर दुर्ग देखोगे तो घग्गर नदी के किनारे स्थित हैं। उसके बाद यदि घग्गर नदी के विस्तार को लेकर चर्चाएं करें तो राजस्थान के श्री गंगानगर के सूरतगढ़ तक इसका विस्तार है। और जब बाढ़ आती है तो इसका पानी फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है जो पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में इस नदी के बहाव क्षेत्र को हकरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी क्रम में ध्यान रखना, यदि 2 नंबर पे अपन देखें तो इसी क्रम में 2 नंबर पे आता है शेखावाटी प्रदेश। इसी क्रम में यदि अपन देखें तो 2 नंबर पे आता है शेखावाटी प्रदेश। और शेखावाटी प्रदेश की यदि अपन बात करें तो शेखावाटी प्रदेश में ध्यान रखना भाई, शेखावाटी प्रदेश को लेके चर्चाएं करें तो शेखावाटी प्रदेश में एक तो जो जिला आता है वो ध्यान रखना कौन सा आता है भाई, सीकर। शेखावाटी में एक तो सीकर जिला आता है। सीकर के बाद देखोगे तो एक जिला इसमें झुंझुनू आता है। सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, और इसी में ध्यान रखना नागौर का आंशिक भाग। इसी में नागौर का आंशिक भाग है। आंशिक भाग का अर्थ होता है कि ये राजस्थान का देखोगे तो नागौर का उत्तरी आता है इसमें।
और शेखावटी क्षेत्र से संबंधित कुछ शब्दावलियां अपन से पूछता है, अपन को 2 मिनट क्लियर कर ले। एक तो अपन से यहाँ प्रश्न पूछता है जोहड़ या जोहर, एक अपन से शेखावटी में प्रश्न पूछता है नाड़ा, और एक शेखावटी में प्रश्न पूछता है सर या फिर सरोवर। और इसी क्रम में ध्यान रखना भाई, शेखावटी में देखोगे तो इसका भूजल स्तर को लेके बात करता है या फिर यहाँ एक नदी को लेके चर्चाएं कर लेता है कई बार। अब देखो इसको अच्छे से समझना थोड़ा सा। 1 नंबर पे अपन जो इसका पॉइंट ले रहे शेखावटी का वो क्या है भाई, जोहड़ या जोहर। और ध्यान रखना शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाले कच्चे कुएं, विशेष ध्यान रखें आप, शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाले कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है, जोहड़ या जोहर। यहाँ शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाले पक्के कुएं और शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाले पक्के कुओं को कहा जाता है नाड़ा, और शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाले अस्थायी तालाब, शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाले अस्थायी तालाबों को कहा जाता है सरिया सरोवर। और यहाँ की जो मुख्य नदी है शेखावटी की, उस नदी का नाम है कांकली नदी। जो मुख्य नदी है वो कांकली नदी है। इस कांकली नदी के यदि अपन उद्गम की बात करें तो इस कांकली नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी। और यही ध्यान रखना इस कांकली नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो कहलाता है तोरावटी, यानी कि कांकली नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो शेखावटी क्षेत्र में तोरावटी के नाम से जाना जाता है। अच्छे से आप समझे एक बार इन चीजों को। अपन जो शुरू कर रहे 2nd नंबर पे है वो शेखावटी प्रदेश है। कौन कौन से जिले हैं, सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर का आंशिक भाग जो उत्तरी भाग को शामिल किया गया है। जोहड़ या जोहर क्या है, शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाले कच्चे कुएं। नाड़ा शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाले पक्के कुएं। सरिया सरोवर क्या है, शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाले अस्थायी जो तालाब हैं वो सरिया सरोवर के नाम से। उसके बाद यहाँ शेखावटी क्षेत्र की मुख्य नदी कौन सी है, तो मुख्य नदी कांकली है जिसका उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है। और इस कांकली नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो तोरावटी के नाम से जाना जाता है। तो इसी क्रम में आप एक एक करके इनको आराम से पढ़ते रहे। बाकी भौतिक प्रदेश की जो चर्चाएं हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।